सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अनोखी मोहब्बत। और मैं आशा करती हूँ कि ये स्टोरी भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी को पहले शायरी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। चलिए। आँखों में कई ख्वाब, दिल में कई हसरतें बाकी हैं। मैं कैसे थक जाऊं, अभी कई मंजिलें बाकी हैं। कहाँ कुछ आसान है, राह में कई मुश्किलें बाकी हैं। कैसे छोड़ दूँ अधूरा ये सफ़र, मेरी कहानी के अभी कई पन्ने बाकी हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरी को पहले इंट्रो से शुरू करते हैं। तो हमें इस स्टोरी में दिखाया जाता है एक 21 साल की नादान, नासमझ, बेपरवाह, चंचल और खुशमिजाज लड़की, और वहीं एक 25 साल की लड़की जो कि गंभीर, कामयाब, जिम्मेदार लड़की है। एक लड़की जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और वहीं दूसरी लड़की जो कि एक कामयाब बिजनेस टाइकून है। दोनों की शादी परिस्थितिवश हो जाती है। लड़की जो न उस लड़की को जानती है और न ही वो लड़की इस लड़की को जानती है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानती हैं और वो लड़की न ही इस रिश्ते को मानती है। कैसा होगा इन दोनों का रिश्ता? तो क्या ये दोनों ये सफ़र में सच में हम सफ़र बन पाएंगे या बीच में ही इन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा? तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये स्टोरी काल्पनिक है और इस स्टोरी को मैंने खुद ही बनाया है। तो अगर कुछ गलती होती है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक होटल के एक कमरे में आईने के सामने शादी के सुर्ख लाल रंग के जोड़े में एक लड़की बैठी हुई थी जिसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था। गुलाब की पंखुड़ी जैसे उसके लिप्स, नीली आंखें, लेकिन वो रोने की वजह से लाल हो गई थी। हाथों में लाल रंग का चूड़ा। ये हैं रिद्धि ठाकुर, उम्र 21 साल, आंखों में ढेर सारे सपने और होठों पर ढेर सारी शिकायतें। शिकायतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिससे वो कह सकें। ऐसा नहीं है कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इनका एक पूरा भरा पूरा परिवार है। इनकी माँ, पापा, छोटा भाई और एक बड़ी बहन है। उससे ज़्यादा खुशनसीब तो इनकी बड़ी बहन सिद्धि है। कम से कम उनकी शादी तो उस इंसान से हुई थी जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन वो तो अपने ये जो रिद्धि होती हैं ये तो अपने प्यार के बारे में किसी को बता भी नहीं पाई। आज उनकी शादी है, शादी वो भी एक ऐसी लड़की से जिससे कि वो जानती भी नहीं है। रिद्धि कहती हैं, क्या ज़रूरत थी पापा को इस शादी कराने की? मैं उसके नाम के अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस मुझे उसका नाम पता है, आर्य, आर्य कपूर। जी हाँ, तो वही हमारी दूसरी मेन लीड कैरेक्टर है, आर्य कपूर। आर्य, चलिए आर्य के बारे में थोड़ा बता देते हैं। आर्य जिसे प्यार से उनके घर के लोग
आर्या को आर्य बुलाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल लड़कों की तरह है। इनके परिवार में कुल 4 लोग हैं। इनके दादा दादी और इनका एक भाई और एक बहन, जो कि इनसे बहुत प्यार करते हैं। इनके छोटे भाई बहन इन्हें प्यार से भाई बुलाते हैं। इनकी उम्र 27 साल है। इनके छोटे छोटे हेयर, ब्राउन आँखें, मस्कुलर बॉडी। हाँ भाई, जिम जाती हैं। जिम जाके इन्होंने अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट बना रखा है। इन्हें कोई भी देखे तो पहचान ही नहीं पाता है कि ये एक लड़की हैं। इनको देखकर लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बस देखती रह जाती हैं। तो चलिए, अब तो हम लोग आर्य के बारे में भी जान गए, तो चलिए आगे चलते हैं। जहाँ रिद्धि कहती हैं, हाँ, यही वो इंसान है जिससे उनकी शादी होने वाली है कुछ ही घंटों बाद। वो ठाकुर से कपूर बन जाएंगी। बदल जाएगा उनका सरनेम, उनकी किस्मत और साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी भी। वह कहती हैं, नफ़रत है, हाँ नफ़रत है। बस एक यही फीलिंग है मेरे दिल में तुम्हारे लिए आर्य कपूर। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, वो भी इतना ज़्यादा जितनी शायद किसी ने भी ना की हो किसी से। ज़िंदगी में हमेशा मैंने वो सब कुछ पाया है जो मैंने चाहा है, लेकिन तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अपना सब कुछ खोने जा रही हूँ। प्यार करती हूँ मैं किसी और से, हाँ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं अपने प्यार से दूर हो गई हूँ। इसीलिए नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे आर्य कपूर, तुमसे बस नफ़रत। और मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी को अपनी नफ़रत की आग में इस तरह जला दूँगी कि तुम खुद मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाओगी। बहुत शौक है ना तुम्हें शादी करने का, अब तुम देखते जाओ कि यह शादी तुम्हारी बर्बादी कैसे बनती है। मेरी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीन ली ना तुमने, अब मेरी बारी है तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने की। तुम्हारी ज़िंदगी को मैंने जहन्नुम न बना दिया तो मेरा नाम भी रिद्धि नहीं। तभी उसकी बहन दरवाजे से अंदर आती हैं और रिद्धि को देखकर सिद्धि बोलती हैं, तू रो क्यों रही है? देख, अभी भी वक्त है। जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तू इस शादी से खुश नहीं है। अगर तेरे दिल में कोई भी बात है जो तू मुझे बता सकती है, अगर तू यह शादी नहीं करना चाहती है तो मना कर दे। मैं जाकर पापा से बात करूँगी, उन्हें समझाऊँगी। लेकिन ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते में बंधना सही नहीं है, न तेरे लिए। एक तो पता नहीं क्यों तूने उस शादी के लिए हाँ कर दी, जबकि तूने उसे कभी देखा भी नहीं है और न ही उसने तुम्हें कभी देखा है। तुम दोनों बस एक दूसरे के नाम जानते हो, इसके अलावा एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते हो। जिस पर रिद्धि अपने आंसू पोंछकर कहती है, ओ मेरी प्यारी दी, आप ये कैसी बात कर रही हो? अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो मैं आज तक वेट थोड़ी ना करती। मैं पापा को कब का कह देती। वैसे आप मेरी टेंशन छोड़िए और जीजू की टेंशन लीजिए। फिर अपनी बहन को बैक हक करके बोलती है, अभी तक मैं उनसे ठीक से मिली भी नहीं हूँ। कहाँ हैं वो? कहीं किसी के पीछे तो नहीं लगे हैं? ध्यान रखिए उनका। उसकी बात सुनकर सिद्धि उसके सिर पर हल्के से मारते हुए, सब समझती हूँ मैं, मेरा ध्यान भटकाने के लिए कह रही है ना ये सब। चल मान लेती हूँ तेरी बात, लेकिन फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? जिस पर हमारी रिद्धि कहती है, बात कुछ नहीं है, बस
आप सबको छोड़कर जाने का ख्याल मन में आया तो आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लग गए। जिस पर सिद्धि बोलती है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे से एक महिला अंदर आती हैं और कहती हैं, चलो बेटा, जयमाल का वक्त हो गया है। और वह उसे लेकर जाने लगती हैं। तभी सिद्धि बोलती हैं, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जाने मुझे क्यों ये शादी ठीक नहीं लग रही है। जिस पर रिद्धि की माँ कहती है, सिद्धि चुप हो जाओ, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। जिस पर सिद्धि बोलती हैं, लेकिन माँ, एक बार तो सोचो, इतने अमीर लोग और इतनी जल्दी शादी हो रही है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। जिस पर उनकी माँ बोलती है, सिद्धि, मैं अच्छे से जानती हूँ, पर ये तुम्हारे पापा की मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए अब इन सब बातों को छोड़ो और रिद्धि को लेकर नीचे आओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। जिस पर रिद्धि इन सब बातों से उन्हें भटकाने के लिए बोलती हैं, मम्मा, ये लहंगा बहुत भारी है, क्या ज़रूरत थी इतना हैवी लहंगा लेने की, और ऊपर से ये ज्वेलरी, मुझे इन सबका बोझ नहीं बर्दाश्त हो रहा है। आप जानती हैं ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने पहले ही आप लोगों से बोला था कि कोई भी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन पापा को पता नहीं क्या हो गया है। सबको दिखाना चाहते हैं क्या वो अपनी लड़की की शादी एक लड़की से करा रहे हैं। पता नहीं क्यों वो उस लड़की की हर सही गलत बात को मान ले रहे हैं, लेकिन क्यों मेरी एक बात भी नहीं मान सकते थे क्या। जिस पर ममता जी, रिद्धि की मम्मा है, बोलती हैं, कोई समझाओ इस लड़की को, इससे पहले तो इसके मुंह में ज़बान ही नहीं थी। चल अब जल्दी कर और संभाल कर चलना। फिर सिद्धि से बोलती हैं, सिद्धि, इसे लेकर नीचे चल, इससे पहले कि ये लड़की मुझे पागल कर दे। इसके बाद रिद्धि सिद्धि अपनी माँ और बहन के साथ नीचे आती है। उसे इस तरह लोग मुंह फाड़ कर देख रहे थे जैसे आज के पहले इतनी सुंदर लड़की देखी ही ना हो, लेकिन उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक लंबा घूंघट जो डला हुआ था। वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ती है और अपने मन में खुद से बोलती है, हे भगवान, आप प्लीज़ मेरी इज्जत सबके सामने रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस भारी भरकम लहंगे में उलझकर गिर जाऊं और सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा बन जाए। ये सब बोलते हुए वह स्टेज पर चढ़ जाती है। फिर जयमाल की रस्में शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे करके जयमाल की रस्म भी समाप्त हो जाती हैं। रिद्धि ने यहाँ तक कि अब तक आर्य, मतलब आर्य नाम है, लेकिन सारे लोग उसको आर्य बोलते हैं, तो हम भी उसको आर्य ही बोलेंगे। आर्य का चेहरा भी नहीं देखा था। वह उसके बारे में जानती थी तो बस इतना कि उसका नाम। धीरे धीरे करके शादी की सभी रस्में निभाई जा रही थी। पहले उनके फेरे होते हैं, फिर 7 वचन दोनों ने लिए, लेकिन रिद्धि ने अपने मन में कहा कि वो इन वचनों को कभी नहीं मानेंगी। फिर आर्या ने सिंदूर से उसकी मांग भरी और फिर उसे एक प्यारा सा डायमंड का मंगलसूत्र पहनाया, जिसे देखकर वह मन में बोलती है, ये मंगलसूत्र नहीं, मेरे लिए फांसी का फंदा है। कितनी घुटन हो रही है मुझे यहाँ, ना जाने कब ये सारी रस्में ख़त्म होगी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन आज मेरी बर्बादी का दिन बन गया है। उसका दिल बार बार रोए जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम बाद विदाई का भी वक्त आ जाता है। रिद्धि अपने पापा को गले लगाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो पड़ती है।
फिर वह अपने माँ को गले लगाती है और फिर अपनी बहन से मिलती है। बहन से मिलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही होती है। कुछ तो उसे अपने माँ, पापा और अपने घर को छोड़कर जाने का गम था और कुछ अपने प्यार को न पा सकने का। वो आज एक ऐसे रिश्ते में बंध गई थी जिसे वो मानती ही नहीं थी। ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पापा के लिए की थी उसने, क्योंकि वह उन्हें सड़क पर नहीं देखना चाहती थी। फिर उसके पापा ने उसका हाथ आर्या के हाथ में देते हुए कहा, आर्या से बोलते हैं, आर्य, मेरी बेटी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अभी वो नादान है, नासमझ है। अगर वो कोई भी गलती करे तो उसे डांटना मत, बल्कि प्यार से समझाना। यह बहुत सेंसिटिव है, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। आर्य, जो कि ज़्यादातर लड़कों की तरह ही बात करती थी, वो बोलती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। आर्य हमेशा लड़कों की तरह ही बात किया करती थी, जैसे रखूँगा, मतलब टोटल लड़कों की तरह ही बोलती थी। जिस पर रिद्धि के पापा कहते हैं, ये तो मुझे विश्वास है कि तुम उसका पूरा ध्यान रखोगे, लेकिन क्या करूं, हूँ तो एक बेटी का बाप ही, और मैं रिद्धि का पापा हूँ, तो तुम भी मुझे पापा ही कहा करो। जिस पर आर्या कहती है, जी पापा। यह कहकर उसने झुककर रिद्धि के पापा के पैर छू लिए। आज पहली बार रिद्धि ने आर्या की आवाज़ सुनी थी। वो अपने मन में बोलती है, इतनी सख्त आवाज़ किसकी होती है, और उसने पापा से कितनी कड़क आवाज़ में बात की है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को आर्डर दे रही हो। मुझे अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए किसी और के घर जाना है। फिर थोड़ी देर बाद रिद्धि की विदाई होती है। उसके पापा ने उसे लाकर कार में बिठाया और उसके बगल में आकर आर्य बैठती है। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी चलने लगती है तो रिद्धि का मन ज़ोर ज़ोर से रोने का कर रहा था, लेकिन किसी को आवाज़ सुनाई न दे, इसलिए रिद्धि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अपने मन में ही बोलती है, आई हेट यू आर्या कपूर। तुमने मेरे पापा को तो बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन उसकी वजह से मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा सब कुछ छीन लिया है तुमने। तभी आर्य एक कड़कती आवाज़ में बोलती है, इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे अपना घर नहीं बल्कि इंडिया छोड़कर जा रही हो। आर्या की आवाज़ कानों में पड़ते ही रिद्धि गुस्से से अपने आंसू पोंछ लेती है और बोलती है, तुम्हें अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर किसी अजनबी के घर जाकर रहना पड़ता तो तुम्हें पता चलता। खाली पीली भाषण सुनाना बहुत आसान होता है। आर्या अपनी एक भौं ऊपर उठाकर बोलती है, अजनबी। तभी ड्राइवर बोलता है, अरे वाह, भाभी जी भी बोलती हैं। मुझे तो लगा था कि ये गूंगी हैं। अपने बारे में ऐसा सुनकर रिद्धि को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है, ड्राइवर हो ना तो चुपचाप गाड़ी चलाओ। तब जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी रोकता है और अपना सर पीछे करके बड़े ही मजाकिया अंदाज में बोलता है, सॉरी भाभी जी, लेकिन मैं आपका कोई ड्राइवर वाइवर नहीं हूँ। मैं ईशान कपूर हूँ, आपका इकलौता देवर, यानी कि आपके पति का इकलौता छोटा भाई। अभी आप हमारी फैमिली में से किसी को नहीं जानती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब जान जाएंगी। लेकिन इन सब में भी आपकी कोई गलती नहीं है। सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने की वक्त ही नहीं मिला। तभी आर्या अपनी कड़कती आवाज़ में बोलती है, चुपचाप गाड़ी चलाओ, और हाँ, सड़क पर खड़े रहने का कोई इरादा नहीं है मेरा।
उसकी आवाज़ सुनते ही रिद्धि मन में एक शब्द आता है, खड़ूस। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और अपने मेहंदी लगे हाथों को देखने लगती है और अपना सर झुकाकर बैठ जाती है। तभी गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकती है। वैसे रिद्धि भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन कपूर्स का तो रुतबा ही अलग था। रॉयल फैमिली थी उनकी, सब कुछ आलीशान था। तभी वहाँ एक गार्ड भाग कर आता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। आर्य नीचे उतरती है और एक रौबदार आवाज़ में बोलती है, रिद्धि गाड़ी से उतरो या यहीं बैठने का इरादा है तुम्हारा। रिद्धि उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाती है और अचानक हड़बड़ाकर गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगती है। इस कोशिश में उसकी सैंडल उसके लहंगे में फंस जाती है और वो गिरने लगती है। लेकिन इससे पहले वो गिरती, आर्य ने उसे अपनी बाहों का सहारा देकर संभाल लिया। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। रिद्धि ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अभी भी उसकी आंखें बंद ही थी जब उसे ये महसूस होता है कि वो ज़मीन पर नहीं गिरी है। तो उसने अपनी आंखें खोली और उसने खुद को आर्या की बाहों में पाया। तो वो झटके से खड़ी हो गई और आर्या से बोली, थैंक यू। आर्य एक बार तो उसके चेहरे की मासूमियत में खो गई थी, पर फिर खुद को संभाल कर अपनी कड़क आवाज़ में बोलती है, तुम ध्यान नहीं रख सकती हो अपना? अभी गिर जाती तो बेकार में मजाक बन जाता तुम्हारा। चलो अब अंदर। रिद्धि अपने मन में जरा सी मदद क्या कर दी, अपने आप को तो भगवान समझ रही है। वहीं दरवाजे पर आर्या की दादी माँ और कुछ औरतें उनके साथ खड़ी होती हैं, जो अपने हाथों में आरती की थाल लिए होती हैं। पहले उन्होंने उन दोनों को तिलक किया और फिर आरती उतारी, जिस पर दादी माँ बोलती हैं, रिद्धि बेटा, अब ये चावलों से भरा कलश अपने सीधे पैर से गिरा दो और फिर इस आलते के थाल में अपने पैर डालकर अपने पैरों की छाप इस सफ़ेद कपड़े पर छोड़ते हुए अंदर आ जाओ। रिद्धि आर्या से नाराज जरूर थी, लेकिन बड़ों की इज्जत न करना उसके संस्कारों में नहीं था। इसलिए जैसा जैसा दादी माँ उससे करने के लिए कहती हैं, वो उनकी बात मानकर वैसा वैसा करती है। थोड़ा आगे आकर उसने देखा कि सामने ज़मीन पर कई सारे थाल एक लाइन से रखे हुए थे। यह देखकर वो अपने मन में बोलती है, अब ये क्या नया ड्रामा है, अब इन सब का क्या करना है। तभी दादी माँ बोलती हैं आर्या से, आर्या, तुम्हें ये थाल एक एक करके अपने तलवार से छूकर इधर उधर करना है, और रिद्धि बेटा, आपको ये सारी थाल एक एक करके उठाने हैं, लेकिन बिल्कुल बिना आवाज़ के। अगर इनमें से आवाज़ हुई तो इसका मतलब तुम दोनों के बीच में उतनी ही लड़ाइयाँ होंगी। रिद्धि अपने मन में इसका मतलब इन थालों को उठाते हुए तो बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच में तो प्यार का मतलब ही नहीं है। हम दोनों के बीच में तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होनी हैं। तो फिर इस रस्म को करने का क्या मतलब है। ऐसा करती हूँ, पहला थाल उठाते ही गिरा देती हूँ। फिर कुछ और सोचकर, नहीं, ऐसा करूँगी तो फिर सब कहेंगे ध्यान से। ऐसा करती हूँ कि सारे थाल उठा लेती हूँ और फिर एक साथ सभी को गिरा दूँगी। अपने मन में खुश होकर फिर तेज आवाज़ में, हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। जिस पर दादी माँ बोलती हैं, क्या हुआ रिद्धि बेटा, क्या ठीक रहेगा। जिस पर रिद्धि झेप जाती है और बोलती है, नहीं कुछ नहीं दादी माँ, बस वो। तभी ईशान उसकी बात बीच में काट कर बोलता है, ईशान बोलता है,
अरे दादी माँ, मुझे लगता है भाभी इस रस्म को लेकर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हैं। क्यों भाभी? जिस पर रिद्धि अपना गर्दन हिलाकर हाँ बोलती है। फिर आर्य आगे आकर एक एक थाल को अपनी तलवार से छुआ कर उन्हें इधर उधर करती है और रिद्धि बड़े ही आराम से धीरे धीरे सारी थाल बिना आवाज़ के उठा लेती है। लेकिन लास्ट में जैसे ही वो जानबूझकर सारी थाल गिराने लगती है तो आर्य आकर झट से वो सारी थाल पकड़ लेती है और उन्हें गिरने से बचा लेती है, जिससे शोर तो होता है मगर बहुत थोड़ा सा। तभी दादी माँ बोलती हैं, तुम दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो ज़रूर होंगी, लेकिन आर्या कभी भी उन्हें बड़ी लड़ाई में नहीं बदलेगी। वो हमेशा अपनी सूझबूझ से तुम दोनों के बीच में होने वाले झगड़ों को प्यार से ख़त्म कर देगी, जिससे तुम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि किसी भी रिश्ते में जैसे प्यार का होना ज़रूरी है, वैसे ही थोड़ी बहुत नोक झोंक भी ज़रूरी होती है। दादी की ये बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें ऐसे देखता देखकर ईशान आर्य के कंधे पर हल्का सा दबाते हुए बोलता है, अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? पूरी रात है आप दोनों के पास एक दूसरे को निहारने के लिए। बस कुछ रस्में हैं, इन्हें जल्दी से ख़त्म कीजिए और जाइए अपनी दुल्हन को लेकर अपने कमरे में। फिर धीरे से उसके कान के पास आकर बोलता है, लेकिन सारी रात यूं ही भाभी को देखने में मत निकाल देना। ये कहकर उसने अपनी एक आंख दबा दी। ये बात सुनकर वो दोनों ही झेप जाते हैं और दूसरी तरफ देखने लगते हैं। फिर उसके बाद दादी माँ ने उन दोनों से अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाई, जिसमें एक बार आर्या और 2 बार रिद्धि जीत जाती है। रिद्धि जीतने के बाद इतनी खुश होती है जैसे कि वो कोई जंग जीत ली हो और उसे इस तरह देखकर बाकी सब लोग भी हंसने लगते हैं। जिस अब रिद्धि सॉरी आर्या बोलती है, दादी माँ, मैं थक गया हूँ। अगर आपकी ये रस्में पूरी हो गई हैं तो क्या मैं अपने कमरे में जाऊँ? जिस पर दादी माँ कहती हैं, बस थोड़ी देर और रुक जा आर्या। फिर दादी माँ उन दोनों को लेकर भगवान के मंदिर में आती हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहती हैं। वो दोनों पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और फिर दादी माँ और दादाजी के पैर छूकर उन दोनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। फिर दादी माँ उन दोनों को लेकर आर्य के माता पिता के फ़ोटो के पास लेकर जाती हैं। उनका भी आशीर्वाद लेने के लिए कहती हैं। आर्य के माता पिता नहीं थे। आर्या जब 15 साल की थी तभी उनके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से उन 3 भाई बहनों की देखभाल करने वाले सिर्फ उनके दादाजी और दादी माँ थे। वो उन दोनों से बहुत प्यार करता था और करती थी। उनकी किसी भी बात को नहीं टालती थी और उसने ये शादी भी अपनी दादी माँ के कहने पर की और उनकी खुशी के लिए ही की थी। आर्या की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था कशिश। कशिश बोलती है, भाई, अब आपको भाभी को अपनी गोद में उठाकर कमरे तक ले जाना है। जिस पर आर्या बोलती है, कशिश, तुम्हारी भाभी खुद चल सकती हैं। इस पे रिद्धि अपने मन में बोलती है, भगवान ने पैर दिए हैं मुझे और मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चल के जा सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।